नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है हिंदी का यूजीसी नेट का, उसकी डेट जो है वो 13 नवंबर जो है वो आ चुकी है, डिक्लेयर हो गई है। और आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने का, इसके अलावा ट्रिक्स जो है वो अपने दिमाग में रिकॉर्ड करने का। तो आई थिंक मैं ये कोशिश करती रहूँगी और मैं लगातार आपको क्वेश्चंस देती रहूँगी। सबसे पहला टॉपिक जो है सिलेबस के हिसाब से हमारा जो टॉपिक बनता है वो हिंदी भाषा का उद्भव तथा विकास है नेट में। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। इसी तरीके से सिलेबस वाइज में आपको जितने भी दिन मिल रहे हैं उसमें सिलेबस वाइज में आपको क्वेश्चन जो है देती जा रही हूँ। तो हमारा भाग 1 भाग 2 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम जो मेरा आज का जो वीडियो है ये भाग 3 है। आपको पता है 91 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे भाग 2 में। तो यहाँ से शुरुआत होती है 92 की, ठीक है। तो 92 जो हमारा प्रश्न है वो है देखिए, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित काव्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, मानस रामचरितमानस तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी हुई है। बरवे रामायण ये भी तुलसीदास की लिखी हुई है, जो है बरवे रामायण ये, और रामायण जो है वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी हुई है। तो पौमचर्य जो है ये अपभ्रंश में लिखी हुई है स्वयंभू के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्वयंभू के द्वारा लिखी गई पौमचर्य, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो ब्रजबुली तमिल, मलयालम, बंगला या पंजाबी? तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो बंगला है। ब्रजबुली जो है वो बंगला भाषा को कहा जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या, अगर आप मेरी जो प्लेलिस्ट है हिंदी भाषा साहित्य की, तो मैंने आपको संविधान में मान्य जो ये 8वीं अनुसूची में मान्य जो 22 भाषाएं हैं इनका मैंने पूरी तरह उल्लेख किया है। जो नई भाषाएं जो ऐड हुई हैं सभी भाषाओं को मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि नई भाषाएं कौन सी ऐड हुई हैं और कौन से अनुच्छेद में हुई हैं, कितनी भाषाएं हैं। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही इसका आंसर है वो है 22, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 मान्य आधुनिक भाषाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकार बहुला कौन सी बोली है? तो देखिए, ओंकार बहुला में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और हरियाणवी। तो ओंकार बहुला, अगर आपने ब्रज भाषा का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है या सुनी है, आपने सूरदास के पद सुने होंगे, तो ओ की मात्रा का यूज़ ज़्यादा होता है प्रयोग ब्रज भाषा में। तो इसलिए जैसे हम कहते हैं ना गयो खयो, इस तरीके से मैं जैसे वो कृष्ण भगवान जब कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो। तो देखिए, ओ की मात्रा बार बार प्रयोग होती है, तो ब्रज भाषा ओकार बहुला में मानी जाती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आकार बहुला कौन सी नहीं है? आकार बहुला ब्रज, कौरवी, कन्नौजी, हरियाणवी। तो देखिए, कौरवी, कन्नौजी, हरियाणवी ये तीनों आकार बहुला हैं। ब्रज जो है वो आकार बहुला नहीं है, ये कैसी है? ओकार बहुला है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा का आदर्श रूप कहलाता है। भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है? परिनिष्ठित, मानक भाषा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो भाषा का आदर्श रूप दोनों ही कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो परिनिष्ठित भी होनी चाहिए भाषा और मानक भी होनी चाहिए, वही एक आदर्श रूप वास्तव में कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो बुनियादी शिक्षा की नींव महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राममोहन राय या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भोजपुरी जो है वो बिहारी की बोली है और मतलब बिहारी जो भाषा है, ठीक है, तो उसकी बिहारी उपभाषा की बोली है भोजपुरी, ठीक है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यापति, उस्मान, अयोध्या सिंह, इनमें से किसी ने भी भोजपुरी में नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानक भाषा नहीं है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और ब्रज। तो देखिए, ब्रज वास्तव में मानक भाषा नहीं है। ब्रज तो एक बोली का नाम है जो आगे चल के साहित्यिक भाषा के रूप में परिनिष्ठित हो गई। लेकिन वास्तव में जो मानक भाषा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी ये मेन भाषा में आती हैं
और हिंदी जैसे एक मानक भाषा है और हिंदी की बोली है ब्रज, ठीक है, जो कि साहित्यिक भाषा के रूप में परिणित हो गई बाद में, तो मानक भाषा में हिंदी आएगी, ब्रज नहीं आएगी, ठीक है। तो ब्रज जो है वो मानक भाषा नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है कैथी नागरी किस शाखा से संबंधित है। तो कैथी नागरी जो बोली है वो वास्तव में किस शाखा से संबंधित है। तो ये जो पूर्वी भाषाएं जितनी भी हैं वो सब कैथी नागरी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है। तो भाषा का निर्माण किससे, व्यक्त ध्वनियों से होता है, मूक ध्वनियों से होता है, संकेतों से होता है, या मौन से होता है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गलती करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्त ध्वनियों से, ठीक है। जब ध्वनियों में हम किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं तो भाषा का निर्माण होता है। हालांकि मूक ध्वनियाँ मूक भाषा बनाती हैं, संकेत और मौन ये भी कहीं ना कहीं एक भाषिक रूप होते हैं, लेकिन अगर सही एक आदर्श रूप देखा जाए तो व्यक्त ध्वनियाँ ही भाषा का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं, ठीक है। आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन मैं आपको दिखाती हूँ। तो आर्यों की ठेठ बोली जो है संस्कृत भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या भारतीय आर्य भाषा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो वास्तव में जो इसका आंसर है वो होगा हमारा, इसका आंसर जो है वो होगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ठेठ बोली के रूप में कही जाती है, ठीक है। फिर है दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम, दक्षिणी पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दक्षिणी हिंदी, हैदराबादी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली। तो वास्तव में हिंदवी जो है वो दक्षिणी हिंदी को कहा जाता है। हिंदवी किसने नाम दिया था हिंदी को, अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पाली भाषा जो है उसको पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान, ठीक है, ये कौन है। तो इसके जो ऑप्शन है, मैक्स मूलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, नरोत्तम दास, गारसा दत्तासी। तो वास्तव में मैक्स मूलर ने जो है वो पाली को पाटली से उत्पन्न माना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहा जाता है। राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को, लुप्त भाषा को, या फिर बोली को। तो विभाषा वास्तव में देखिए, विभाषा क्या होती है, जो भाषा से उत्पन्न हुई है। देखिए भाषा से उत्पन्न क्या होती है, उपभाषा, और उपभाषा से क्या उत्पन्न होती है, बोली। तो वास्तव में विभाषा से ही बोली जो है वो उत्पन्न होती है। तो बोली जो है वो विभाषा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर बोली होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का व्याकरण है। अपभ्रंश का व्याकरण कौन सा है, बताइए इनमें से। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, पाहुण दोहा है, वर्णरत्नाकर है, या शब्दानुशासन है। तो इसमें से जो सही आंसर होना चाहिए, आई थिंक ये है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन जो है ये अपभ्रंश का व्याकरण है वास्तव में, ठीक है। ये जो है अपभ्रंश के व्याकरण नहीं है, तीनों ये शब्दानुशासन अपभ्रंश के व्याकरण के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वियोगात्मक भाषा है। तो वियोगात्मक भाषा अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी और प्राकृत। वियोगात्मक भाषा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वियोगात्मक भाषा वास्तव में कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। वियोगात्मक भाषा रूढ़ भाषा होती है जो कि किसी के साथ योग नहीं करती, मतलब उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है। वो अपने किसी के साथ योग करके नहीं बनी होती है, तो वो है संस्कृत, ओके। फिर आगे चलते हैं, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। लहंदा भाषा का विकास वास्तव में किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही आंसर पैशाची, कैकरा, ब्रांचण और मांगदी। तो आपको ये बात पता है, लहंदा जो है वो पंजाबी में आती है, पंजाब की भाषा है, और पंजाबी जो है वो पैशाची अपभ्रंश से उसका उद्भव हुआ है। तो इसका आंसर पैशाची होगा। फिर है, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है। अपभ्रंश का पहला कवि सभी लोग जानते हैं, स्वयंभू है, ठीक है। ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया। अपभ्रंश के व्याकरण रूप का विवेचन अमीर खुसरो ने किया है, रोड़ा ने किया, या फिर हेमचंद्र ने किया, या चंद्रबरदाई ने किया। तो इसका जो सही आंसर है हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र ने क्या लिखी थी, शब्दानुशासन लिखी थी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि अपभ्रंश का व्याकरणिक रूप था। तो इसका आंसर होगा हेमचंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 112, सिद्धों की भाषा कौन सी थी, हिंदी, पैशाची, गुजराती या अपभ्रंश। तो देखिए सिद्धों की भाषा को वैसे तो संध्या भाषा का नाम दिया गया था, लेकिन अगर यहाँ देखिए संध्या भाषा तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है।
संधा भाषा अगर ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हिंदी, पैशाची, गुजराती, अपभ्रंश। तो आपको मालूम है सिद्ध जो हैं वो हिंदी में तो लिख नहीं पाए थे, हिंदी तो बाद में डेवलप हुई थी। पैशाची नहीं होगा, गुजराती नहीं होगा, तो इसका सही आंसर अगर इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अपभ्रंश ही होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है। मतलब ये बात किसने कही थी कि हिंदी में मिलावट नहीं होती, उसका व्याकरण नियमबद्ध है। वास्तव में ये वाक्य किसने कहा था? धीरेन्द्र वर्मा ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने ये बात कही थी कि हिंदी में मिलावट नहीं होती, उसका व्याकरण नियमबद्ध है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? ये होगा अमीर खुसरो। ठीक है, ये वाला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय लल्लू लाल को दिया, या भारतेंदु, या फिर ईशा अल्लाह खां, या फिर अमीर खुसरो? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय वास्तव में थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर लल्लू लाल होगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत जो है ये यहीं से हुई थी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है का तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है, हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है श्याम सुंदर दास ने, आचार्य शुक्ल ने, किशोरी दास वाजपेयी ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो इसका जो सही आंसर है वो वास्तव में है किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11, 12, 9 या 13, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो ये जो है 11 है वास्तव में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन हैं? तो 1 मिनट में आपको ये स्वरों की संख्या के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए 11 स्वर हैं। ठीक है, आ ई उ री से ऋषि। ठीक है, उसके बाद ए ओ अंग और आहा, ये 11 स्वर जो है मेन माने जाते हैं। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। फिर है अगला क्वेश्चन कि दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दक्षिणी हिंदी नाम किसने दिया था? खुसरो ने नाम दिया था, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो है वास्तव में खुसरो और ख्वाजा बंदा नेवाज, इन दोनों में से जो सही आंसर होगा वो है ख्वाजा बंदा नेवाज। ठीक है, खुसरो ने हालांकि खड़ी बोली में लिखा था पहले, लेकिन दक्षिणी हिंदी प्रॉपरली अगर दक्षिणी हिंदी के नाम से देखा जाए तो ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले कि प्राकृत प्रकाश के जो लेखक हैं वो माने जाते हैं वररुचि। ठीक है, जयानक, करकंड मुनि और सौंदरानंद और वररुचि में से कौन है प्राकृत प्रकाश के लेखक जो हैं वो हैं वररुचि। ठीक है, देखिए जब प्रकाश होता है तभी हमें कोई काम करने में रुचि आती है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा, अगर लाइट ही ऑन नहीं होगी, तो आप बताइए कोई काम कर सकते हैं? तो या फिर आप समझ लीजिए कि प्रकाश में ही वर में रुचि आती है। ठीक है, आप अगर आप किसी शादी में जाएंगे और आपको अगर वर देखना है यानी दूल्हा देखना है, तो आप प्रकाश में तो देखेंगे, प्रकाश में देखेंगे तभी आपको रुचि आएगी, तभी आपको समझ में आएगा कि दूल्हा कैसा है। तो वर में अगर रुचि लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले प्रकाश जो है उसको वहाँ पर उसका प्रकाश का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि क्या है? ठीक है, बताती हूँ आपको इसके ऑप्शन। तो देवनागरी लिपि क्या है? अवैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है, सुधारात्मक लिपि है, या वर्गीकृत लिपि? तो देवनागरी लिपि जो है वो मानी जाती है वास्तव में, इसका आंसर है वैज्ञानिक लिपि। वैज्ञानिक लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उसका अलग स्वर। ठीक है, हर ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर है, अलग अक्षर बनाया गया देवनागरी लिपि में, इसीलिए इसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। फिर उसके बाद है, निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, मैथिली विद्यापति, बिहारी ब्रजभाषा, तुलसी अवधि और केशव खड़ी बोली। तो असत्य युग्म का हमें चयन करना है इसमें। ठीक है,
तो आपको पता है मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा है, बिल्कुल सही है। बिहारी ब्रजभाषा बिल्कुल सही है। तुलसी अवधी बिल्कुल सही है, लेकिन केशव ने खड़ी बोली में नहीं लिखा है। तो इसका आंसर जो है वो ये गलत होगा, मतलब असत्य ही हमें छांटना है। तो इसका आंसर हो गया घा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है। अगर देवनागरी लिपि के कुल वर्णों की बात करें तो अगर आप कुल वर्ण और पूरा स्वर तथा व्यंजन के बारे में अगर आप पूरी अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे हिंदी भाषा की वाली प्लेलिस्ट में जा कर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। स्वर और वर्णों के बारे, व्यंजन के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली बता रखा है। तो देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, अगर हम काउंट करें 50, 60, 52 या 57, तो टोटल जो वर्णों की संख्या निकल कर आती है वो है 52, ठीक है। अब ये कैसे आती है ये आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। फिर अगला है, देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ठीक है। दंतोष्ठ, दंत, कंठोष्ठ या फिर ग्रीवा ध्वनि। तो देवनागरी लिपि में देखिए दंतोष्ठ आती है, दंत भी आती है, कंठोष्ठ आती है। अब इसमें से कौन सा आंसर जो है जो कि ध्वनि नहीं आती है, ग्रीवा ध्वनि, ठीक है। मतलब कंठोष्ठ तो है, यानी कंठ ध्वनि तो है, कंठ से निकलने वाली, लेकिन ग्रीवा नहीं है। ग्रीवा शब्द जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कृपालंकार, बीजी खेर, महात्मा गांधी या जीवी पंत। तो इनमें से सही आंसर है बीजी खेर, ठीक है। बीजी खेर जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षा थी इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, ठीक है। इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, और बाकी ऑप्शन और बताती हूँ आपको, पैरीन नहन और विजय लक्ष्मी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, शायद आपने सुना भी ना हो ये। तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा की जो अध्यक्षता थी उनका जो नाम था वो क्या था, पैरीन नहन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। तो ये जो मैं आपको बताती हूँ, सही जो इसका ऑप्शन है वो है वास्तव में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसका जो मैंने भाषा, उपभाषा और बोलियां जो है कम्प्लीटली आपको पूरी कंप्लीट करवा रखी हैं। मैप के द्वारा मैंने आपको बताया कौन सी भाषा भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती, कौन सी बोली, उन और बोलियों का क्या विस्तार है, सभी कुछ करवा रखा है। तो इसका सही, ये आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असंगत बताइए। मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है और खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखिए, इसका मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है, ये गलत है, ठीक है। ये सही बात है। भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, ये भी सही बात है। लेकिन ब्रजभाषा जो वो दिल्ली में नहीं बोली जाती। तो असंगत कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। खा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असत्य बताएं, ठीक है। फिर से असत्य बताना है। बुंदेल का क्षेत्र झांसी है, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है, विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। तो ये जो इनमें से जो मैं आपको बताती हूँ क्या गलत लग रहा है। देखिए, बुंदेली का क्षेत्र झांसी है, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली, ये भी सही बात है। हरियाणवी का नाम बांगुरी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सही है। लेकिन इसमें डाउट हो रहा है कि विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। विद्यापति भोजपुरी के नहीं है, ये इन्होंने मैथिली में लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अबहट्ट में भी लिखा है विद्यापति ने। तो इसका गा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि भारोपीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया, ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया। अब हमें ये बताना है कि किसने दिया है, ठीक है। मैक्स मूलर ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर यास्पर्न ने। तो इसका सही आंसर जो है वो वास्तव में क्या है, ये है मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर ने वास्तव में भारोपीय भाषा परिवार को दूसरा नाम इंडो जर्मनिक दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। भारोपीय भाषा परिवार के 2 वर्ग केंतुम और शतम के जन्मदाता कौन है। देखिए, जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके 2 वर्ग होते हैं, एक केंतुम और एक शतम।
तो इसके जन्मदाता कौन है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वास्तव में केंतुम और शतम के जन्मदाता कौन थे, तो इसका आंसर है अस्कोली। ठीक है, अस्कोली ने जो है केंतुम और शतम को जन्म दिया था। फिर आगे चलते हैं। असंगत बताना है मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, हमें असंगत बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक, देखिए भोजपुरी, मैथिली ये मिलती जुलती हैं, अवधी, बघेली ये भी मिलती जुलती हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये भी मिलती जुलती हैं। तो ये हमें गलत लग रही है, मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ अलग क्षेत्र में पड़ता है और छत्तीसगढ़ी अलग, तो ये बोलियाँ ही अलग अलग क्षेत्रों की हैं। फिर आगे चलते हैं। हिंदी का एक रूप क्या नहीं है। ठीक है, कोंकणी, रेख्ता, हिंदुस्तानी या उर्दू। तो हिंदी का एक रूप क्या नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोंकणी, देखिए रेख्ता जो है वो हिंदी का एक रूप है, हिंदुस्तानी भी हिंदी का एक रूप है, और उर्दू में भी, हिंदी में उर्दू भी प्रयोग की जाती है, लेकिन कोंकणी अलग है, तो इसलिए एक रूप ये कोंकणी नहीं है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। शतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं। ठीक है, तो इस शतम और केंतुम 700 है या फिर 100 है या 70 है, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो शतम और केंतुम वास्तव में इसका आंसर 100 है। ठीक है, तो ये 100 संख्या है इनकी जिसके ये वाचक होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। नेपाली की लिपि है, नेपाली की लिपि कौन सी है, कैथी है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है या फिर देवनागरी है। ठीक है, तो देखिए नेपाली जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो इसका आंसर जो है वो वास्तव में क्या होना चाहिए, देवनागरी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको 133 तक कंप्लीट करवा दिए हैं ये क्वेश्चन। ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप छोटे छोटे वीडियोस में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो आप फिलहाल इतने क्वेश्चंस तैयार कीजिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आपको। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।